इस लेक्चर में नेशनल पेंशन सिस्टम और ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक 2004 से पहले हुआ करती थी ये स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये क्या है, और जो नई स्कीम लॉन्च की 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम, ये क्या है। इससे कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। बहुत सारे स्टेट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि वो इस नई जो नेशनल पेंशन सिस्टम है इसको रोल बैक करना चाहते हैं, यानी कि इससे वापस हटना चाहते हैं, और ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको ही दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हैं, यानी कि उसको ही अडॉप्ट करना चाहते हैं पहली वाली स्कीम को। इसलिए ये रिसेंटली न्यूज में है। राजस्थान भी ये कह रहा है कि हम दोबारा से जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको ही लाएंगे वापस अपने स्टेट में अगले फाइनेंशियल ईयर से। और ये छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही आशा व्यक्त कर रहा है, एक्सपेक्टेशन कर रहा है। केरल, आंध्र प्रदेश, असम ऑलरेडी कमेटी बिठा चुके हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। तो पहले पढ़ेंगे हम ये नई जो पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये क्या है, फिर पुरानी के बारे में पढ़ेंगे। देखो पेंशन क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, यानी कि केंद्र सरकार में जो सरकारी नौकरी करते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, राज्य सरकार में सरकारी नौकरी करते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है उसके लिए स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम हुआ करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2004 में इसको लॉन्च किया, नेशनल पेंशन सिस्टम को। 2004 जनवरी से ये स्टार्ट हो गई थी। लेकिन एक बात याद रखनी है, ये आर्म्ड फोर्स को कवर नहीं करती है। आर्म्ड फोर्स का मतलब है हमारी इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, इनके जो कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, इनको ये कवर नहीं करती है। देखो जब स्टेटमेंट आती है ना, स्टेटमेंट में ऐसी दे के पूछ लेता है कि इसमें आर्म्ड फोर्स भी कवर है या नहीं है, तो एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेज है, आर्म्ड फोर्स कवर नहीं है। 2018-19 में, 2004 में ये चालू हो गई थी, जनवरी 2004 से इफेक्ट में आ गई थी। 2018-19 में इसको और ज़्यादा सुगम और सरल बनाने के लिए, स्ट्रीमलाइन का मतलब है और ज़्यादा सुगम और सरल और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षित बनाने के लिए यूनियन कैबिनेट ने इसमें चेंज किया। यूनियन कैबिनेट तो आप जानते हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही मान लो, उसने चेंज किया ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो एनपीएस के अंदर आते हैं, एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं स्कीम के बारे में, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो सके, इसलिए इसमें कुछ चेंज किए। जो नेशनल पेंशन सिस्टम है ये इसलिए लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने 2004 में, ताकि जो पेंशन की लाइबिलिटी है, जो गवर्नमेंट को पेंशन देनी पड़ती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, हर महीने पेंशन देनी पड़ती है जब रिटायरमेंट हो जाती है सरकारी अधिकारी की, तो इस पेंशन से छुटकारा पा सके। टू गेट रेड ऑफ, टू गेट रेड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ये पेंशन ना देनी पड़े। क्यों ना देनी पड़े भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को तो नुकसान होगा, फिर क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि देखो इसके वजह से जो पेंशन देनी पड़ती है मंथली सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो रिटायर हो जाते हैं, इससे जो बर्डन, जो बोझ है, डेट है, कर्ज है, इंडिया का पेंशन डेट, वो एक रिपोर्ट के अनुसार अनकंट्रोलेबल लेवल पे, यानी कि इतना हो चुका है कि वो बहुत ही कंट्रोल से बाहर है। ये जो नई पेंशन सिस्टम ये रिलीज किया था 2004 में, लॉन्च किया था न्यू पेंशन सिस्टम, 1972 के रूल्स थे, नियम थे, सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स, इनमें सुधार करके, संशोधन करके, अमेंडमेंट करके ये पेंशन सिस्टम लॉन्च किया था 2004 में। जो ये बर्डन है ना, बोझ है, देखो नए पेंशन सिस्टम है जो नेशनल पेंशन सिस्टम, ये जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें क्या है, अपनी जो मनी है वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो पेंशन अकाउंट में अपने थ्रू आउट द ईयर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं पेंशन अकाउंट में, पेंशन अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी कि वो क्या है, कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी सैलरी से, अपनी सैलरी से कंट्रीब्यूट करेंगे। रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, फिर वो उनका कुछ हिस्सा, जैसे मान लो अपनी सैलरी से हर साल उन्होंने 10% या हर महीने 10% अपनी सैलरी से कटवाया, अब 10% कटवाया उन्होंने, उतना ही मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पेंशन अकाउंट में रख दे। पहले क्या होता था, मान लो ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्हें अपनी सैलरी से कुछ नहीं देना पड़ता था, और महीने बाद जब रिटायरमेंट हो जाती थी तो हर महीने बाद उन्हें सैलरी की तरह, यानी कि पेंशन दी जाती थी रिटायरमेंट के बाद, जब बंदा रिटायर हो गया।
लेकिन नई पेंशन स्कीम में ऐसा नहीं है, उन्हें अपनी सैलरी से ही कटवाना पड़ता है कुछ परसेंट, 2004 से कटवाना पड़ता है, और उतना ही फिर गवर्नमेंट उसमें उनके पेंशन अकाउंट में उतना पैसा जमा करती है, और रिटायरमेंट के बाद वो उसका कुछ पैसा निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ पैसा वो चाहे तो अपनी इनकम का इन्वेस्ट कर सकते हैं आगे, ताकि उन्हें एनुअटी लेवल पे यानी कि साल भर या महीने में वो पेंशन लेना चाहें उससे ले सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है इसका, न्यू पेंशन सिस्टम का या नेशनल पेंशन सिस्टम का, ये है भाई साहब एक अथॉरिटी PFRDA, ये इसको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है कंट्री लेवल पे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने एक ट्रस्ट बना रखा है, नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। ये क्या है, ये रजिस्टर्ड ओनर है सारी जितनी भी असेट संपत्ति आती है नेशनल पेंशन सिस्टम में, इनका ओनर कौन है, मालिक, ये नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, और ये PFRDA के अंदर ही काम करता है क्योंकि इसी ने बनाया ये, इस अथॉरिटी ने। और इस अथॉरिटी के बारे में लास्ट में हम थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। PFRDA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है UPSC, मतलब इनडायरेक्टली। अच्छा, इसके फीचर्स क्या हैं, इस नई पेंशन सिस्टम है जो नई पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसके फीचर ये हैं, देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। जितने भी सिटीजन हैं वो सारे सिटीजन हमारे इंडिया के यानी कि नागरिक अलाउ हैं 18 से लेकर 70 साल की उम्र में नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि सिटीजन में कौन कौन आ गया, सिटीजन में तो सब आते हैं भाई साहब, हमारा गवर्नमेंट अधिकारी थोड़ी ना आएगा, सिटीजन तो हम भी, आप हम लोग अभी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं हो, आप भी सिटीजन हो, तो 18 से 70 साल की एज में हो आप, तो आप भी इसको नेशनल पेंशन सिस्टम को ज्वाइन कर सकते हो, इस स्कीम को। और देखो इंक्लूडिंग NRI, अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन है, नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं, आपको पता है भाई साहब, अगर हमारे देश में 182 दिन से कम, साल में 182 दिन से कम वो रहे हैं और बाहर रहे हैं हमारे इंडिया से बाहर किसी भी देश में, तो उनको NRI बोलते हैं, और इंडिया की सिटीजनशिप उन्हीं के पास होती भी है, लेकिन बाहर रह रहे होते हैं जॉब करने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी और कारण से। तो नॉन रेजिडेंट इंडियन भी चाहे तो 18 से 70 साल की उम्र के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम को। वो क्वेश्चन क्या था हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, कैसा क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। तो नई पेंशन सिस्टम है, जो नया पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम, ये पार्टिसिपेटरी स्कीम है। पार्टिसिपेटरी का मतलब भागीदारी होती है, इसमें जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी, वो पेंशन में अपनी सैलरी से कुछ कटवाता है पैसा, और उतना ही जितना पैसा वो कटवाता है फिर गवर्नमेंट भी उसके पैसे में जमा कर देती है। अब देखो इसका मतलब उसमें ये नहीं है कि मान लो किसी बंदे की सैलरी है, मान लो आप IAS बन गए, आपकी सैलरी मान लो 70-80 हज़ार रुपये, आप चाहोगे नहीं मैं तो अपना कुछ छोटा मोटा और दुकान खोल रखी है, उससे मेरा घर का खर्चा चल रहा है, और मैं क्या करता हूँ सारा 80 हज़ार का 80 हज़ार पेंशन अकाउंट में जमा कर देता हूँ, तो आपको तो फ़ायदा होगा, 80 हज़ार जमा करोगे, इतना ही गवर्नमेंट जमा कर देगी 80 हज़ार, यानी कि 1,60,000 की इनकम आप कमा रहे हो, यानी कि, और फिर इसका ब्याज भी मिलेगा आपको पेंशन अकाउंट में। लेकिन ऐसा नहीं है भाई साहब, मैक्सिमम लिमिट भी होती है कि इतनी मैक्सिमम लिमिट तक आप अपनी सैलरी का जमा करवा सकते हो पेंशन अकाउंट में, तो इसलिए सारा पैसा जमा नहीं करवा सकते। तो जो ये फंड है, फिर देखो इसे आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, इन्वेस्ट स्कीम में, इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है, जितना आपने पेंशन अकाउंट में जमा किया आगे खर्च कर सकते हो उसको पेंशन फंड मैनेजर के थ्रू। ये पेंशन फंड मैनेजर ये अपॉइंट करता है, जो PFRDA हमने अथॉरिटी पढ़ी थी ऊपर, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे लास्ट में। 2019 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऑप्शन दे दिया कि वो पेंशन फंड में भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं पैसा जो कटवा रहे हैं सैलरी से पर मंथ, या फिर इन्वेस्टमेंट पैटर्न में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट से और फ़ायदा मिल सकता है। तो ये दो उनको ऑप्शन दिए। तो रिटायरमेंट के बाद जितना भी उन्होंने अपना पैसा कटवाया सैलरी से पर मंथ, तो वो उसका 60% एक साथ निकलवा सकते हैं, और ये टैक्स फ्री होगा। देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जितना वो पेंशन अकाउंट में दिया उन्होंने अपना पैसा, वो सारा का सारा टैक्स फ्री होता है या कुछ परसेंट होता है, तो ये आपको याद रखना, 60% जो विदड्रॉ करेंगे रिटायरमेंट के बाद, जो निकालेंगे वो टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी उस इनकम पे। लेकिन बाकी का जो 40% है उस पर टैक्स लेगी, क्योंकि रिमेनिंग 40% उन्हें इन्वेस्ट कर सकते हैं एन्युटी की तरह, यानी कि उन्हें 40% से चाहे तो वो मंथली पेंशन की तरह ले सकते हैं, साल में ले सकते हैं, ये इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये इनकम टैक्स होती है, ये याद रखना आपको। और देखो कोई भी सिटीजन ज्वाइन कर सकता है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल भी इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम को, ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो वही ज्वाइन कर सकता है,
प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकता है, मान लो कहीं पे किसी प्राइवेट जॉब करता हो प्राइवेट कंपनी में, तो वो भी पेंशन फंड में उसका अकाउंट खुलवा सकता है और इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। अब जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो क्या थी, वो से जान लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम या डिफाइंड पेंशन बेनिफिट स्कीम के नाम से जानते हैं इसको। ये थी लाइफ लॉन्ग इनकम पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, यानी कि जब भी बंदा रिटायर हो जाएगा तो पूरी ज़िंदगी भर जब तक जीता रहेगा पर मंथ उसे सैलरी की तरह यानी कि पेंशन मिलती रहती थी। और कितनी पेंशन मिलती थी, जैसे उसने लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, यानी कि मान लो जैसे अब महीना चल रहा है अप्रैल का, अप्रैल महीने में वो रिटायर हुआ, तो अप्रैल महीने में रिटायर हुआ, मान लो उसकी सैलरी जब रिटायर हुआ 80,000 थी, तो उसे हाफ सैलरी मिलेगी, लगभग 40,000 रुपये हर महीने पेंशन की तरह मिलते थे ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से। लेकिन ये तो डिसकंटिन्यू कर दी 2004 में, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा उठाना पड़ता था पेंशन देने में ही, इसलिए डिसकंटिन्यू कर दी और नई पेंशन स्कीम लागू की नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से 2004 में, जिसमें सारी प्रोविज़न जो भी हैं वो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो डिसकंटिन्यू की क्या इशू था, इसका प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम यही थी देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंशन पे आउट देना पड़ता था लाइफ लॉन्ग गवर्नमेंट को। जैसे मान लो 60 साल पे बंदा रिटायर हुआ कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो 80 साल तक जिया, 20 साल तक उसे और मान लो पेंशन देनी है, और मान लो वो मर भी गया भाई साहब, तो फिर उसमें ये भी प्रोविज़न था उसके जो स्पाउसेज हैं, यानी कि मान लो उसकी जो घरवाली है, बीवी है, या मान लो लड़की जॉब करती थी महिला, उसका हस्बैंड है, वो उसके स्पाउसेज को देना पड़ता था पेंशन का कुछ हिस्सा, यानी कि जब तक उसकी स्पाउसेज जिंदी रहती थी, हस्बैंड या वाइफ, उसको देना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा मैसिव बर्डन हो जाता था पेंशन का गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट पे भी, यूनियन गवर्नमेंट पे भी, इसलिए इसको डिसकंटिन्यू किया। तो नेशनल पेंशन सिस्टम है जो ये नई स्कीम लॉन्च की थी 2004 में, इसमें क्या इशू है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो ओल्ड स्कीम में तो ये था कि उसे मान लो जब भी वो रिटायर हुआ, जो उसे लास्ट सैलरी मिली उसका हाफ उसे मिलता था, और उसे हर 2 साल में डियरनेस रिलीफ भी मिलता था, यानी कि महंगाई भत्ता भी उसे देते थे। लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, जैसा उसमें फिक्स्ड था ना पे आउट, सैलरी का हाफ मिलेगा और सैलरी में से कोई डिडक्शन भी नहीं होता था। जैसे नई पेंशन स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें हर महीने 10% के लगभग देना पड़ता है उसे, 10% के लगभग उसे डिपॉजिट करना पड़ता है अपने पेंशन फंड में से। लेकिन पुरानी स्कीम में ऐसा नहीं था, उसकी सैलरी में से कोई भी डिडक्शन नहीं होता था, नहीं कटता था कोई भी पैसा, फिर भी उसे पेंशन मिलती थी। लेकिन नई पेंशन स्कीम में क्या है, उसे देना पड़ता है। और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या था, जनरल प्रोविडेंट फंड का एक प्रोविजन था। लेकिन अगर नेशनल पेंशन सिस्टम में क्या स्कीम है, एक तो इसमें देखो 10% डिपॉजिट करना पड़ता है अपनी बेसिक सैलरी का, बेसिक पे होती है ना, जैसे मान लो 4200 पे है, 4600 पे है, उसका 10% देना पड़ता है, उतना ही फिर गवर्नमेंट जमा कर देती है। और फिर उसे डियरनेस अलाउंसेस के साथ ये 10% देना पड़ता है। और कोई ग्रॉस प्रोविडेंट फंड की भी कोई एडवांटेज नहीं है, जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में था ना जनरल प्रोविडेंट फंड, ऐसा जनरल प्रोविडेंट फंड का कोई प्रोविजन नहीं है, इसका भी नहीं है कोई फ़ायदा उसे। और पेंशन का अमाउंट है वो भी फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि देखो पेंशन फिक्स्ड तो पहली वाली स्कीम में थी, आधी सैलरी का उसे पेंशन मिलती थी, जितनी सैलरी वो लास्ट सैलरी ड्रॉ करता था उसकी आधी मिलती थी पेंशन। लेकिन इसमें ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जितना पैसा उसने जमा किया 60% वो विड्रॉ कर सकता है एक साथ, और 40% आगे इन्वेस्ट कर सकता है, और उस सैलरी जितनी भी इन्वेस्ट की 40% उसका भाई साहब उससे उसको पेंशन मिलेगी, कोई फिक्स नहीं है। यानी कि ये मार्केट लिंक्ड स्कीम है, नई स्कीम है जो नेशनल पेंशन सिस्टम, मार्केट लिंक्ड है और रिटर्न बेस्ड है। और इसमें पे आउट यानी कि अनसर्टेन है, यानी कि इस बिल्कुल निश्चित नहीं है कि इतनी ही आपको पेंशन मिलेगी, वो आपके जितना भी आपने पैसा जमा किया है कटवाया है उसके हिसाब से आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो ये है नया पेंशन सिस्टम स्कीम था जो नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसे नई स्कीम। अब ये जो अथॉरिटी है जो इसको रेगुलेट करती है पेंशन फंड को, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये देखो पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके ये बनाई थी, कानून बना के, इसलिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होगी, सांविधिक संस्था। ये प्रमोट करती है नेशनल पेंशन सिस्टम है जो स्कीम है, इसको प्रमोट करती है, रेगुलेट करती है, सुनिश्चित करती है सही से लागू हो। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो वित्तीय मंत्रालय, उसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं इसके अंदर, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करती है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी।
इसके फंक्शन क्या हैं, ये देखो, जो इंटरमीडियरी होते हैं ना बीच में, एजेंसी होती है इंटरमीडिएट एजेंसी, उनको अपॉइंट करती है पीएफआरडीए, जो पेंशन फंड को मैनेज करते हैं। जैसे पेंशन फंड मैनेजर अपॉइंट करती है, ये नियुक्त करती है। अधिकारी, एक अधिकारी होता है भाई साहब, नियुक्त कर देगी। एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, इसको भी ये अपॉइंट करती है। और नई पेंशन स्कीम के लिए ये डेवलप करती है, प्रमोट करती है, रेगुलेट यानी कि रूल्स वगैरह बनाती है उसके लिए। और अटल पेंशन योजना है ना, गवर्नमेंट ने ये भी लॉन्च कर रखी है, इसको भी एडमिनिस्टर करती है पीएफआरडीए। अब पढ़ लेते हैं वो क्वेश्चन क्या पूछा था, एक बार पूछा था, देखो ये 2017 में पूछा था यूपीएससी ने प्रीलिम में। इसमें पूछा था जो नेशनल पेंशन सिस्टम है 2004 में लॉन्च हुई थी, देखो ये 2004 में, और 2017 में इससे क्वेश्चन पूछा। न्यूज में रहती है भाई साहब, हर साल न्यूज में रहती है। इस पर गवर्नमेंट क्या है जो इसमें जो देती है ना इंटरेस्ट, या जितना आप जमा करते हो उतना कितना उस पर इंटरेस्ट देगी, उस इंटरेस्ट को घटा बढ़ाती रहती है, यानी कि इन्फ्लेशन के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से, इसलिए न्यूज में रहती है। तो 2017 में क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम को। आपने पूरा लेक्चर देखा है, तो अब बताओ कितना याद है आपको, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। आपके ऑप्शन है ये, पहला है रेजिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, यानी कि जो इंडिया के निवासी हैं सिर्फ वही ज्वाइन कर सकते हैं। पर्सन जो 21 से 55 साल का, वो ज्वाइन कर सकता है। सी कह रहा है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करती है उसके बाद, या ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइन कर सकते हैं इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकता है 1 अप्रैल 2004 के बाद से, जो सर्विस कर रहा है उसके बाद से सर्विस कर रहा है, सब ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बताना सही कौन सा है। देखो भाई साहब, पहला तो गलत इसलिए, इसने कहा है रेजिडेंट इंडियन ही सिटीजन ही इसको मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। हमने पढ़ा था ना इंक्लूडिंग एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो इंडिया का निवासी नहीं है पर इंडिया का सिटीजन है, वो भी ज्वाइन कर सकता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। दूसरा इसलिए गलत है, हमने पढ़ा था 18 से 70 साल के बीच कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको, तो इसलिए ये भी गलत है। तीसरा देखेंगे बाद में, क्योंकि तीसरा सही है। चौथा इसलिए गलत है क्योंकि देखो इसमें कहा है इंक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस, हमने पढ़ा था एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस वाले, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स वाले इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए ये गलत है। तो इसलिए हमारा तीसरा सही हो जाता है, सी आंसर। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो याद रहा होगा, यही था इसमें।